आपने बताया कि काफ़ी जद्दोजहद करके आपने पढ़ाई की और विज्ञान की खास तौर पे और यहाँ तक पहुँची, आत्मनिर्भर महिला बनी। तो रचनाओं की तरफ जैसे कि आप आपसे जो मेरी मुलाकात हुई कहीं न कहीं रचना के माध्यम से हुई, आपकी कविताओं की खबर मेरे कानों तक पहुँची कि बड़ा अच्छा गाती हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं, बड़ा अच्छा डांस करती हैं। भाई कौन है ये आदमी? हम बार-बार उत्सुक थे कि मिलें, कब से हम देखें, शक्ल देखें भाई, वो आदमी है कौन? वो इंसान है कौन? है ना? ऐ हमारे इतना नज़दीक है। ऐसा है ना कि अभय जी, थोड़ा आप लेट हो गए हम तक पहुँचने में। हम मेरा पढ़ाई जो है इस परिचारिका का जो ट्रेनिंग है वो यहीं एसकेएमसीएच से हुआ था। जी। जो आपके काफ़ी नज़दीक ही हम 3 साल 4 साल गुज़ारे। तो उस स्टूडेंट लाइफ़ में हमने नृत्य, गायन और लिखने का जो शौक था वो सब तो हम भागीदारी इसमें देते रहे हैं अपने कल्चरल प्रोग्राम में। कॉलेज के सरस्वती पूजा हो या फेयरवेल हो, वेलकम हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त वगैरह जो भी कोई भी ओकेज़न हो सब समय आपका उस समय झंडा शुरू से फहराते लहराते रहे मतलब। हमारा जो सेशन था उसमें हम पोलो जानते थे। जी, बहुत अच्छी बात। तो रचनाओं की तरफ आकृष्ट कैसे हुए? अगर कहें हम शुरुआती जो आपका पहला बीज कहाँ से पड़ा रचनाओं का जो ये था? जब एक बचपन से थोड़ा-सा आगे आदमी बढ़ता है, जैसे किशोरावस्था की ये होता है हम बात करते हैं क्लास क्या है किशोरावस्था के टाइम। तो उस वक़्त में जो एक मन में जो मंथन चलते रहता था, वो डर, वो संकोच, वो अ, जो हमारे विचार दबे हुए थे, वो सब धीरे-धीरे उभरने के लिए तो अब कहीं बोल नहीं पाते थे तो कलम है, कॉपी है, कुछ लिख दिए गुनगुना के। मन में वो भाव आया उसको हम उतार देते थे। स्याही के माध्यम से कागज पर उतारी। बहुत सही बात कही आपने। हाँ, जी। और इसमें जब हम छुट्टियों में घर जाते थे, तो हम कुछ लिख कर ले जाते थे। तो मेरे पापा बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान थे, उस ज़माने में भी ओपन माइंडेड। एज़ अ फ्रेंड हमसे बात किया करते थे, जब भी मिलते थे तो। माँ से हम उतना नहीं वो कर पाते। माँ एक घरेलू टाइप महिला जो खाना बनाए, बच्चों को पाले। ज़्यादा कठिन और उस ज़माने में जो थोड़ा मतलब प्रेशर हुए के हाँ, भारत जो एक जो मन में दबाव था, डिप्रेशन था उस कहीं न कहीं। दबी होती थी सहमी दबी सही सी जॉइंट फैमिली है तो माँ से उतना मिलो वो नहीं हो पाता था क्योंकि अब हम यहाँ रह गए थे, शहर में रह गए थे, तो जाते थे तो पापा से ज़्यादा बात वो बाहर जो भी चीज़ होता था पूछते थे वो, कैसा चल रहा है पढ़ाई, क्या कर रही हो, ये कर रही हो और माँ तो बस खाली खाना, ये चीज़ अच्छा है ना, एक यही चीज़ इतना वही पूछती कपड़ा लत्ता खाने तक सीमित हाँ। रही जाए। तो इसलिए पापा से हम ये सब बातें तो हम कभी कुछ लिखते थे तो हम पापा को दिखाते थे, पापा ये मेरा सही लिखे है ना? तो पापा मेरा हिंदी बहुत अच्छा जानते और इंग्लिश भी जानते लेकिन हिंदी शिक्षा तो थे हाँ। वैसी तो वो कहते थे नहीं इसमें तुम्हारा हर्षिकार आएगा, इसमें लेकिन जाएगा, इसमें एक बोलो, तो वो हमको बताते थे, वो गाइड करते थे। ऐसे वो मेरे मतलब एक गाइड भी रहे, माइंड मेंटर कर दीजिए मेंटर भी रहे। ज़्यादा मेरा साथ तो उनका नहीं रहा लेकिन दिल से ज़्यादा लगाव उनसे रहा। इंटरकनेक्टेड अगर हम लोग डायरेक्ट फिजिकली ना रहे अब ज़्यादा, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनल टच हमेशा वो कनेक्टिविटी बना रहा। और एक वो नाम थे, एक फ़ेमस मतलब जगदीश प्रसाद ठाकुर एक नाम हुआ करते थे, सरैया मणिपुर एक एरिया उनको जानता था। इवन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी उनको चुना गया था वाह! और वैशाली में काफ़ी वो प्रोग्रेस का काम किए। प्रसिद्ध व्यक्ति है इस ज़माने। हाँ। तो आपके हिसाब से रेखा जी एक रचना का अंतर्मुखी ज़्यादा होता है या बहिर्मुखी? अंतर्मुखी होता है ज़्यादा पर लोग अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाते हैं वो उनके वाले से बहिर्मुखी कहा जा सकता है लेकिन जो कई सब होते हैं तभी वो रचना कर सकते हैं मेरे अंदर ही उनके मंथन काफ़ी जी। था मुझे लगता है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ अंदर से ना निकलेगा तब तक उसको हम साकार रूप नहीं दे सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात। और बड़ी जैसे बातों के क्रम में आपने बताया कि निराला जी से मुलाकात हुई थी निराला ने सॉरी जानकी वल्लभ शास्त्री जी से आपकी मुलाकात हुई और तो मुज़फ्फ़रपुर अपने आप में साहित्यिक राजधानी मानी जाती है, साहित्य धरोहर है अपने आप में साहित्य की। तो एक ऐसे धुरंधर जानकी वल्लभ शास्त्री जी से मुलाकात अपने आप में ही बॉम्ब ब्लास्ट है कहा जाए तो मैं तो मानता हूँ। तो आप उसका कुछ वाकया बताएँ कैसा क्या रहा? वो कहा जाता है ना कि मन में कोई अधूरी इच्छा होती है तो अचानक पूरा हो पूरी कायनात में बोलते हैं ना मिलाने के लिए जाने तू की जा साजिश करते हैं। तो मेरे मन में हमेशा होता था ना
कि शास्त्री जी पढ़ते थे, कभी किताब-विताब ये सब कविता-वविता पढ़ते थे और सुनते थे। तो कभी कवियों की जब कोई बात चलती थी तो लोग कहते थे हमारे मुजफ्फरपुर में शास्त्री जी है ना, तो हम सोचते थे कि शास्त्री जी है कौन? कभी हम मिलते, कभी मतलब उनसे मिलना होता। लेकिन चूँकि उस वक़्त का परिस्थिति ऐसा था कि जा नहीं सकता थे और तो मन में ये कहीं न कहीं दब के विचार रह गया और अचानक एक दिन हमको हमारे मेडिकल कॉलेज में वो बीमार पड़े और उनको भर्ती हुए और मेरा ड्यूटी आईसीयू में ही था, वो आईसीयू में ही थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो और हम तो मतलब वो होता है ना कि डूबते को तिनके का सितारा वाह! उस तरह का मतलब हमको मन में हुआ कि अरे हम कैसे मिल लिए इनसे। तो एज़ ए पेशेंट और एज़ ए परिचारिका ही सही लेकिन उनसे हमारा मुलाकात हमारी हुई उनसे। बहुत खूबसूरत बहुत और सुनने वाले एक किरदार भी बनाता है। जी, जी। तो आप जैसा कि आपकी मैंने कल बहुत सारी रचनाएँ सुनी भी, देखी भी। अब मैं तो इतना डूब गया हूँ कि मतलब लग रहा कि यार उससे निकलना मुश्किल है फ़िलहाल। और सैकड़ों रचनाएँ आपकी मैंने कम से कम मुझे ऐसे स्क्रॉल जब किया तो देखा कि बहुत ज़्यादा मोर देन 100 कह सकते हैं। और जो दिल को छूती थी कहीं न कहीं और मुझे भी ऐसा लगा कि एक रचनाकार होने के नाते दूसरे रचनाकार का दर्द दिखाई देता है, वो महसूस होता है, ऑटोमैटिक है ये चीज़। क्योंकि नेचर में ही ऐसा चीज़ बनाया गया है कि वो लिखता तो है स्वांतः सुखाय के लिए, लेकिन वो होता है कहीं न कहीं पूरे व्यष्टि से समष्टि तक जाता है वो बात। तो मैं सबसे पहले आपसे आज सुनना चाहूँगा कि आप सरस्वती वंदना से आज आगाज़ करें अपनी कविताओं का, कुछ सुनाया जाए। जी हम हे विद्या की दाता माँ सरस्वती तुझे नमन बारंबार है। हे बुद्धि विधाता हे जगमाता तुझे नमन बारंबार है। तू सरगम की जननी है, तू ही स्वर को साधिती है। तू सरगम की जननी है, तू ही स्वर को साधिती है। हे वीणा पानी पुस्तक वाली तुझे नमन बारंबार है। हे विद्या की दाता माँ सरस्वती तुझे नमन बारंबार है। श्वेत है आसन तेरा माँ, श्वेत ही वस्त्र धारिती। श्वेत है आसन तेरा माँ, श्वेत ही वस्त्र धारिती माँ, श्वेत ही वस्त्र धारिती। श्वेत कमल तुझे प्रेम, श्वेत ही हंस विहारती। हे ब्रह्मानी माँ जगदम्बिके तुझे नमन बारंबार है। हे विद्या की दाता माँ सरस्वती तुझे नमन बारंबार है, तुझे नमन बारंबार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जैसा कि आप सरस्वती वंदना से आपने आगाज़ कर ही दिया है कविताओं का, तो चूँकि मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ, तो कहीं न कहीं रह के देश प्रेम जो है उबाल मारता रहता है और मेरे से आप जैसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं, जो इन सब रचनाओं के माध्यम से हमने वो ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करते हैं। तो हम चाहें कि आप अब देशभक्ति पर जो कुछ अगर आपने कभी रचनाएँ जो लिखी हों कुछ, तो वो सुनाएँ हमारे देश के सैनिकों के लिए। जी, हमने एक देशभक्ति
कोशिश कीजिए। जी, मेरे स्वागत आप सीधे बोलेंगे। ओ वीर जवानों, निरंतर आगे बढ़ते रहो, लिए हाथ में तिरंगा, रुको नहीं कभी, झुको नहीं, कितनी भी बाधाएं आए, तुम हमेशा डटे रहो, लिए हाथ में तिरंगा। देश का गौरव बढ़ाने को, गिरते हुए को उठाने को, हंसते हंसते देश पर न्यौछावर गुजारने को, हौसलों से लबरेज रहो, बस आगे बढ़ते रहो, लिए हाथ में तिरंगा। ओ भारतवासी, भरो विचारों में पावनता, ओ भारतवासी, भरो विचारों में पावनता और हृदय में मानवता। इज्जत करो माँ बहन बेटियों की, इज्जत करो माँ बहन बेटियों की और ख्याल बच्चों बूढ़ों का। श्रद्धा रखो माँ गंगा से, श्रद्धा रखो माँ गंगा से। अस्मिता को गिरने मत देना, संस्कारों को खोने मत देना। आंखों में संकल्प लिए बस आगे बढ़ते रहो, लिए हाथ में तिरंगा। बस आगे बढ़ते रहो, लिए हाथ में तिरंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कविताओं के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं तो हम चाहेंगे नारी सशक्तिकरण पे, क्योंकि आप लोग महिला हैं और आपने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे भी लोग और जो आने वाली पीढ़ी है, महिलाएं हैं, वो आपसे प्रेरित हों और उनको पंक्तियों में जो आपने कहीं ना कहीं जो रूप पिरोया होगा मुझे आता है, तो नारी सशक्तिकरण के पे हम चाहेंगे कि आप पंक्तियां रखें। ऐसे नारी की बात कहें तो एक अमृता प्रीतम थी। जी जी बिल्कुल, सुना है आपने शायर शायर। तो उनका लिखना, उनकी लेखनी भी मुझे बहुत काफी पसंद है। जी, उनकी एक लेखनी थी, अब उनके नाम को ही संबोधित करती थी। जो 2 लाइन है वो मैं सुनाती हूँ। स्वागत कि अर्श को छूने की कोशिश में आफताब सी वो तपती रही। अर्श को छूने अर्श को छूने की कोशिश में आफताब सी वो तपती रही। जहनसीब होती हैं वो स्त्री जो अफसाने नए रचती हैं। हर स्त्री यहाँ कहाँ अमृता प्रीतम बनती है। क्या बात। तो उनका ये जो कोटेशन था और उसमें जो अपने आप को एक लाइन नीचे लिखी कि कहाँ अमृता प्रीतम बहती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि काश हम लोग उस जगह को कभी पहुंच पाते हैं। कि हमने लिखा है कि कोई पुरुष है जो उनके विचार होते हैं कि मेरे बिना स्त्री कुछ भी नहीं, मेरे बिना वो कुछ कर ही नहीं सकती है। तो उसके लिए या कुछ विरोधाभास कह लीजिए। जी जी, क्योंकि समाज में ये चीज़ है, ऐसी चीज़। तो उस पे हमने लिखा है जी शोध, शीर्षक का नाम है तुम्हारे बिना। जिसमें हमने लिखा है, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे बिना मेरा कोई सम्मान नहीं। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे बिना मेरा कोई सम्मान नहीं। तुम क्या समझते हो तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अनुदान नहीं। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, यही कि तुम्हारे बिना मेरा कोई स्वाभिमान नहीं। तुम क्या चाहते हो मेरे लिए, मैं झुकी रहूं तुम्हारी देहरी पर, तुम्हारे तलवे चाहती क्योंकि मैं निसहाय अबला हूं। तुम कहते हो या सिर्फ ललकारते हो, तुम कहते हो या सिर्फ ललकारते हो। मैं सुनती हूँ बार बार, फिर खामोश हो जाती हूँ। कभी बच्चे, कभी समाज, कभी संस्कार, कभी व्यवहार मेरी बेड़ियां बन जाती है। पर अब नहीं, मैं जा रही हूँ तुम्हारी दुनिया से दूर, बहुत दूर, सिर्फ अपना संस्कार और स्वाभिमान लेकर। तुम क्या समझते हो मेरे लिए कोई पायदान नहीं। गलत तो तुम और ताउम्र गलत ही रहोगे। वाह, क्या बात है। आपकी कविताओं में बहुत गहराई महसूस होती है, पता नहीं क्यों ऐसा है। और धीरे, क्योंकि रचनाओं को जितना पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं कहा जाए तो उसकी गहराई को हम और अच्छे से समझ पाते हैं। और कहीं ना कहीं जोड़ने का जो प्रयास है, जिस तरह से आपने बातों को रखा है, शब्दों में पिरोया है, वो दर्द छलकता है। वास्तविकता होती है, जो बोलते हैं ना कि भाई प्रतिबिंब है, ये शब्द जो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारी अनुभूतियों का प्रतिबिंब है। और क्योंकि रचनाकार तो हर विषय वस्तु को प्रयास करता है कि अपने शब्दों में समेटे। और तो जहाँ तक इतनी सारी बातें हैं, तो हम चाहें कि अ, प्रेम के ऊपर भी आप कुछ बताएं कि हाँ,
क्योंकि देखिए मुझे ऐसा महसूस होता है, देखिए संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रेम के बिना एक अधूरापन, सब एक चीज़ों खालीपन महसूस होता है। जी, जी। कुछ प्रेम का अगर सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। प्रेम पर मेरी रचनाएँ तो हैं, ये चलती-चलती राहों में उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। चलते-चलते चलते-चलते राहों में उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, काश किसी रोज़ ऐसा इत्तेफ़ाक हो जाए। काश किसी रोज़ ऐसा इत्तेफ़ाक हो जाए। वो बैठे हों पहलू में मेरे वाह! और बरसात हो जाए। वाह! क्या बात है, वो पहलू में बैठे हो मेरे बरसात हो जाए। काश किसी रोज़ ऐसा इत्तेफ़ाक हो जाए। क्या बात है। निगाहें मिले उनसे मेरी और इज़हारे ख़यालात हो जाए। जी। चंद लम्हों में ही सही 2-4 सवालात हो जाए। वाह! छूकर उन्हें जो गुज़रे हवाएँ छूकर छूकर उन्हें जो गुज़रे हवाएँ तो रंगी मेरे जज़्बात हो जाए। वाह! काश किसी रोज़ ऐसा इत्तेफ़ाक हो जाए। बहुत बहुत खूबसूरत। ये है जो आजकल के न प्रेमी-प्रेमिका लोग जो तुरंत जिनसे प्रयास तुरंत बस वादा कर लिए हैं, वचन दे दिए। मतलब बिल्कुल सब कुछ 5G है। हाँ, सब फटाक से एकदम फटाक से आइए, फटाक से हटो, फटाक से हटो। चाहे इसमें कोई इमोशनल लगा हो ना हो, कोई अटैचमेंट उसमें दिखे ना। मुझे लगता है कहीं न कहीं चिट्ठियों का दौर बड़ा अच्छा था, हाँ, वो क्योंकि एकदम 6 महीने पे कोई लिख रहा है, फिर 10 कलेजा काट के फिर अगला भी सोच के बहुत भाई भेजें कैसे, और डर-डर के वो भी भेज रहा है, पता है? आजकल तो है बस मिले फिर ब्रेकअप, मिले फिर ब्रेकअप, यही चल रहा है, जी, जी। यही दौर है ये। स्वागत है, बताया जाए। यह कैसा प्यार है तुम्हारा, यह कैसा प्यार है तुम्हारा, तुम चाहते हो आजीवन मैं बनी रहूं तुम्हारी, चाहे तुम मुझसे मिलो ना मिले, मेरे सपने बुनो ना बुने, यह कैसा अधिकार है तुम्हारे, ओ साहिब यह कैसा प्यार है तुम्हारा। वाह! वचन भी मांगते हो, वचन भी मांगते हो मुझसे, फिर कसम ही खिलाते हो, खुद ही झलक दिखाते हो, फिर गायब हो जाते हो। यह कैसा इंतजार है तुम्हारा, ओ साहिब यह कैसा प्यार है तुम्हारा। पलकों पर बिठाते हो, फिर नजरों से गिराते हो। ये है ना कि तुरंत तुम ही मेरे लिए ईश्वर हो, खुदा हो, भगवान हो सब, और तुरंत बहुत तुमसे बड़ा घटिया आदमी नहीं देखा। हाँ हाँ वही है। पलकों पर बिठाते हो, फिर नजरों से गिराते हो। यकीन नहीं है तुम्हें खुद पर या मुझको आजमाते हो। यह कैसा एतबार है तुम्हारा, ओ साहिब यह कैसा प्यार है तुम्हारा, ओ साहिब यह कैसा प्यार है तुम्हारा। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे क्योंकि आप कामकाजी महिला भी हैं, और इस तरह के प्रोफ़ेशन में हज़ारों लोगों से जब पब्लिक के बीच में जब काम करना पड़ता है, तो और हर चीज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि दर्द से तो वाकिफ़ हैं ही, हर और अंदर जो बोलते हैं दर्द समेटे भी हैं कहीं न कहीं। बचपन से लेकर एक जो लंबा दौर 40-45 साल का टाइम मुझे लगता है मोटा-मोटी तो हो ही रहा है। जी तो इतना लंबा समय एक अरसा 50 50 करो, वो देखिए कमाल है, पूरा अरसा तक। 49 हाँ, तो वही बिल्कुल मान ही लिया उसको। तो एक इतना लंबा समय जीने के बाद जो बोलते हैं ना, अंदर से जो पूरा भरा पड़ा है, वो छलकने को बेताब है, जैसे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं, है ना? ये चीज़ है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके नाम के पीछे की आप कुछ हिस्ट्री बता रही थी कि रेखा भारती। मैं तो सोच रहा था कहीं आपके पापा के ने रेखा जी का कोई फ़िल्म देख लिया हो, इसलिए नाम रेखा रख दिया हो। नहीं, तो ऐसे ये मेरे क्या कहानी है उसकी, थोड़ा बताएँ? ऐसे मेरे पापा मतलब पुराने फ़िल्में, गाने वग़ैरह ये सब तो काफ़ी शौकीन तो थे ये रखते। उस ज़माने में जब कोई रेडियो नहीं लिया था, उस वक़्त वो रेडियो लिए थे। पूरे गाँव में एक ही रेडियो था, वो सुनते थे रात में। उनका उनका वो होता था ना कि रात में जब सोने जाते थे तो 12 बजे तक वो बीबीसी सब बीएसईबी भारती वाला प्रोग्राम जो गाना बना। वो सुनते थे। तो उनको ये सब से रुचि था। एक्चुअली वो जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो इंजीनियरिंग भी पढ़े हुए हैं। अच्छा। टीचर शिक्षक उनका प्रोफ़ेशन है, लेकिन वो पढ़ाई सब चीज़ का वो किए। बोले कि उनको कोई लाइन अच्छा ही नहीं लगा। हम हर चीज़ डीआईजी पुलिस में कोई वो अब तक डीआईजी ही नहीं गए होते। मतलब वो छोड़ देते थे, उनको कहीं कुछ जचता नहीं। अंदर से दिल नहीं लग रहा है। अंत में वो शिक्षक बने। क्या बात है। और ज्योग्राफी उनका सब्जेक्ट था, वो साइंटिस्ट भी बन सकते थे, बताते थे जैसा जी, जी, होता है काफ़ी लोगों का।
तो वो उन्होंने मतलब सारा अपना हिस्ट्री हम लोग को बैठ के बच्चों को सुनाया करते थे। तो हाँ, तो वो एक बार वो इंजीनियरिंग की क्लास में गए हुए थे हजारीबाग, तो वहीं कैंप लगा था नाइट में। तो 2-4 कैंप लगता है, तो जब वैकेंट में लोग जाता है तब वेकेशन के दौरान समर में हो या विंटर में हो, तो उसी में गए थे। तो उसी दौरान वहाँ पे एक टेंट में दूर कहीं टेंट से आवाज आ रहा था गाने का, वो हिमाद्री ध्रुव श्रृंगिते प्रबुद्ध शुद्ध भारती। शुद्ध भारती। तो वो उस गाने को सुन के ना निकले अपने टेंट से बाहर गए कि कहाँ से आवाज आ रहा है। ये मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है, पहले वो देखा। तो उस टेंट तक चले गए और वहां जाकर सुना उन्होंने उस गाने को, और पूछा उन्होंने कि कौन कौन गा रहा था, तो बताया कि ये रेखा रेखा कुमारी करके कोई गायिका थी, तो वही गा रही थी। तो उनके मन में आया, चूंकि उनको तो संतान थी नहीं, तो उनके मन में आया कि कभी हमें संतान होगी, पुत्री संतान, तो उसका नाम लेखा कि। और फिर भारती जो है, तो भारती का भी वो बोले कि वो सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी एक असिस्टेंट वो भारती थी। हाँ, साथ उनके रहती थी। वो जेल में काफी समय उनसे वो लाख कालापी सब होता था, तो वो नाम सोचकर उन्होंने भारती रखा। मतलब और ये कहा साहित्य और साहस का दोनों का अनूठा संगम है रेखा भारती अगर कहे तो। और ये है ना, जैसे इनका आपको ये जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिनका ये आपको 2 लाइन है उनका, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये सब लाइन थोड़ा मन में तो हमेशा आते ही रहता है। कि साहस जब ये पल थोड़ा बुझ जाए, थोड़ा आदमी डाउन गति धीमा पड़ जाए, तो ये सब 2 लाइन कुछ जो की बात है, ये पंक्तियां सब साहस देती हैं। साहस देती हैं, यही चीज है। तो कविताओं और गीतों का सिलसिला जारी रहेगा फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।